नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपी पीसीएस 2021 का एग्जाम नजदीक है। 50 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट के कई सेट हम पहले भी कर चुके हैं और उसका एक कंप्लीशन भी आपको दे चुके हैं। कंबाइन करके एक पूरा वीडियो आपको मिल चुका है और उसको भी आपने प्यार दिया, देखा। आज का जो पेपर है 50 क्वेश्चन इसमें है और इसमें जो लोग भी 35 से ऊपर स्कोर करेंगे, 32-33 स्कोर भी जिनका रहेगा, मानूंगा बहुत अच्छा स्कोर है। 30 जिनका भी क्रॉस हुआ, बाकी आप करके देखिए और प्रैक्टिस करके जाइए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इन सब प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि आपकी जो पोर्शन कमजोर या ऐसे पोर्शन जहां पे आपको थोड़ा बहुत रिवीजन की जरूरत, वो सब पता चल जाता है। ऐसी ही तैयारी के लिए, ऐसे ही प्रयास के लिए हमने 1 से 20 अक्टूबर के बीच में एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें डेली एक टेस्ट आपको मिलेगा और इस टेस्ट के अंतर्गत 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे। टोटल सिलेबस पर ये आधारित होंगे। करंट अफेयर को भी इसमें कवर किया जाएगा और ये जो कंप्लीट टेस्ट प्रोग्राम होगा, इसका आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा और इस पीडीएफ में आपको व्याख्या भी दी जाएगी। पूरा रिवीजन आप अच्छे से करेंगे तो लगभग 10-12 हजार क्वेश्चन आप तैयार करके एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंचेंगे तो आपको पेपर करने में आसान लगेगा। कोई दावा मैं यहाँ पे नहीं करता कि सारे प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होंगे वो यहीं से आएंगे। मैं पेपर आउट करने का काम नहीं करता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम पढ़ना पढ़ाना है, तो मैं वो काम करता हूँ। हमारी टीम आपके लिए प्रैक्टिस कराने का काम करती है। कोशिश होती है कि आपका पूरा थ्रोली रिवीजन हो जाए, आप करंट अफेयर का रिवीजन कर पाए। ये सारे काम आप इन टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि सारे पेपर इसी से आ जाएंगे, वो ये टेस्ट ज्वाइन ना करें। मैं पहले बता रहा हूं, टेस्ट सीरीज का मतलब पेपर आउट करना नहीं होता है। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है आपकी सिलेबस का रिवीजन कराना, आपकी तैयारी करना, आपको फैक्ट याद आ जाए, रिकॉल हो जाए, ये सारी चीजें। तो आपको अगर इसमें कोई इंटरेस्ट है तो व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर। यूपीपीसीएस 2020 टेस्ट का यह 1 से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजन होगा। सदस्यता शुल्क केवल 451 रुपये इसका रखा गया है। बहुत लोगों को ये बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको ये महंगा लगना नहीं चाहिए। बाकी कोई दबाव नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। ये सारे कार्यक्रम जो फ्री हैं, इसको आप देखिए। समय समय पर हम टेलीग्राम पर पीडीएफ भी देते हैं, तो आप उसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईएएस प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। पहला प्रश्न है, उत्तर देने का प्रयास करिए। शनि ग्रह आंखों से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है। और दूसरा है कि माइमस और डायोनी शनि ग्रह के उपग्रह है। शनि ग्रह के उपग्रहों की जब बात होती है तो आपको टाइटन याद आता है, आपको और कोई ग्रह हो सकता है याद ना आए, लेकिन माइमस भी इसका उपग्रह है, डायोनी भी इसका उपग्रह है। अगर आपको दे दिया जाए रिया, तो रिया भी इसका उपग्रह है। टथिस भी इसका उपग्रह है। अगर टथिस कह दिया जाए तो टथिस भी इसका उपग्रह है। रिया भी इसका उपग्रह है, तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। और शनि ग्रह जो छल्ले वाला ग्रह होता है, वही ग्रह आंखों से देखे जाने वाला जो अंतिम ग्रह है। ये बात बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद के ग्रह आप ऐसे नंगी आंखों से मतलब देख नहीं सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, किस जिले में अवस्थित है। आजकल जो यूपी कमीशन के प्रश्न पत्र इधर हुए, जैसे जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हुआ, जैसे आश्रम पद्धति का एग्जाम हुआ, उसमें यूपी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से टफ लेवल के। एक आइडिया लग रहा है कि अब जो चीजें हैं वो थोड़ी सी टफ करके ये पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अंदर जाके। तो उसके लिए एक सीरीज हम लोग तैयार कर रहे हैं कि कुछ फैक्ट रिवीजन वैसे हो जाए। थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है देख के। आगे क्या करते हैं पता नहीं। तो ये बहराइच जिले में कतर्निया घाट स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लखनऊ से आप जाएंगे तो लखनऊ के बाद बाराबंकी, बाराबंकी के बाद बहराइच आपका पड़ेगा और वहीं पर ये स्थित है। यहाँ पर गिरवा नदी बहती है, नेपाल से ये नदी निकलती है और घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए शरण स्थली के रूप में ये नदी जानी जाती है। और गिरवा के साथ एक नदी और यहाँ पर है, गिरवा तो है ही है, एक नदी यहाँ पर आपको कोर्डिया भी मिल जाएगी। तो कोर्डिया रिवर भी आप ध्यान रखेंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व का ये हिस्सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी औषधि रक्त जमने की प्रक्रिया को घटाकर रक्त संचरण को सुचारू करती है। जैसे रक्त जम रहा है, रक्त जमना भी ठीक नहीं है, न जमना भी नहीं ठीक है अगर कट पिट जाए, लेकिन अगर रक्त जम गया है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि संचरण होना चाहिए। तो कौन सी औषधि है जिससे ये होने लगता है, तो ये हेपारिन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एंटी एनेमिक जैसे औषधियां होती हैं, जैसे कुछ विटामिन और आयरन इसमें शामिल होते हैं।
लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देती हैं, उनको एंटी एनेमिक कहते हैं। ऐसे ही एक एंटी कोगुलेंट औषधियां होती हैं। हेपारिन जो है वो एंटी कोगुलेंट है, ये रक्त जमने की प्रक्रिया को घटाकर रक्त संचरण को सुचारू करती है। तो ये ध्यान रखना, ये एंटी कैसी है, एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है, ये ध्यान रखना है आपको। कोगुलेंट्स एंटी कोगुलेंट ड्रग होती है, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य में तांबा की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? अगर शरीर में कॉपर की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सा रोग होगा, ये पूछा जा रहा है। जैसे ही कॉपर की मात्रा बढ़ेगी, तांबा की मात्रा बढ़ेगी, तो ये ध्यान रखना, इसके बढ़ने से विल्सन रोग हो जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जैसे तांबा आप वैसे नॉर्मली जितने भी ये तत्व हैं आपके शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में जब हो जाएंगे, विद्युत उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत लेपन में इसका प्रयोग किया जाता है। तांबे के बर्तन पहले उपयोग किए जाते थे, मैं बताना ये चाहता था। अगर उसमें आप खाना खा रहे हैं, लगातार उसका उपयोग कर रहे हैं और तांबा का आपके अंदर निरंतर प्रवाह हो रहा है, जा रहा है, और उनकी मात्रा बढ़ गई, तो ये रोग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन चीजें और बताइए। जैसे ये मिनीमाता रोग किससे होता है? अगर मिनीमाता रोग आपसे पूछ लिया जाए तो किसके कारण होता है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मिनीमाता डिजीज किसके कारण से होती है? तो मिनीमाता डिजीज जो है ये मरकरी पॉइजनिंग से होती है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ली जाए इटाई इटाई डिजीज कैसे होती है, इटाई इटाई डिजीज कैसे होती है, तो इटाई इटाई डिजीज जब भी आपसे पूछी जाए तो ये वास्तव में ये एक स्थानीय शब्द था, है ना। जापान में बड़े पैमाने पे जब कैडमियम की विषाक्तता देखी गई तो उससे जो दर्द होता था, तो दर्द का शब्द होता था इटाई इटाई, तो इसका नाम इटाई इटाई रोग पड़ गया। तो ये कैडमियम के कारण होता है। और विल्सन तांबा आप ध्यान रखना। किस मुगल बादशाह की संतानों का जन्म शाही हरम के बजाय सूफी संत की खानकाह में हुआ था? कौन था ये? तो ये अकबर की ही बात हो रही है। अकबर को जो बेटा हुआ था, अकबर की बात अगर करें तो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती अरब के रहने वाले थे। भारत में जब आए वो, तो अरब के रहने वाले क्या, अरब में रहने के बाद जब आए तो उनको माना गया कि उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं। तो आगरा के पास जो सीकरी पड़ता है वहां पर वो रहने लगे। अकबर का जो अकबर के पुत्र नहीं हो रहे थे, तो अकबर के पुत्रों का जन्म इसी उन्हीं की कृपा से इन्हीं की खानकाह में हुआ था। और इन्हीं के नाम पर जो सलीम था, सलीम नाम जो है इन्हीं के नाम पर रखा था। आपको याद यही रखना है कि अकबर के बेटों का जन्म वहां हुआ था। ठीक है, और सलीम इन्हीं के नाम पर रख दिया था, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसने। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? 1857 का विद्रोह, यानी कि 1857 में जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ उसके जस्ट बाद पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, नील विद्रोह कब हुआ था, संथाल, ये आपको जानना होगा। तो इसके बाद में अगर सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में इसका कई बार ये जिक्र आता है, तो ये तो नहीं होगा। संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें तो संथाल विद्रोह जो आपका है ये 1855-56 में हुआ। तो अगर ठीक पहले पूछता तो संथाल विद्रोह हो जाता, लेकिन पूछ रहा है ठीक बाद में कौन सा हुआ। तो नील विद्रोह पे आप आइए, तो नील विद्रोह आपका हो जाएगा, नील विद्रोह 1859-60 की बात है, और ये इसके जस्ट बाद हो जाएगा 1857 के बाद। तो इस प्रश्न का उत्तर तो सी हो जाएगा। यहीं पर याद कर लीजिए पावना विद्रोह। पावना जो विद्रोह है ये 1873 से 76 के बीच की बात है। ठीक है, 1873 से 76 के बीच। आप जरा बताएंगे कि पावना विद्रोह कहां हुआ था? जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं तो इसको बताइए, पावना विद्रोह कहां हुआ था? पावना विद्रोह, इसको बताइए, उत्तर दीजिएगा आप लोग। अगला जो प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का सही कालानुक्रम आपको बताना है कि कौन सा कालानुक्रम सही है। सबसे पुरानी, फिर उससे नई, फिर उससे नई। तो इसमें सबसे पुरानी एक तो याद कर लीजिए, इसी समय आर्कियन जो है सबसे पुरानी होती है। आर्कियन के बाद में सबसे नई अगर आपसे पूछी जाए तो विंध्यन होती है। अब एक ही में दिया है तो आर्कियन विंध्यन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आर्कियन के बाद में धारवाड़ होती है, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा होती है, और फिर ये विंध्यन होती है, ADKB, ये ध्यान रखिए। वैसे अंत में विंध्यन और आर्कियन से काम चल जाएगा, लेकिन अगर दो में आर्कियन पहले दे दिया और दो में विंध्यन, बीच का चेंज कर दिया तो आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, ये भारत की प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है उसके चट्टानों का ये निर्माण क्रम है उनके समय के अनुसार।
जो बौद्ध मठ है, बौद्ध मठों से संबंधित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तांबो मठ, ठिकसे मठ, तवांग मठ और ससूर मठ। तांबो मठ जो है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में पाया जाता है, तो पहला ये सही है। ठिकसे मठ ये लेह से 19 किलोमीटर की दूरी पर 12 मंजिला ऊंचा मठ है, ये भी सही है। तवांग मठ के बारे में दिया है लाहौल और स्पीति में ड्रंगपा समुदाय का बौद्ध मठ है। और अंतिम यहाँ पे दिया ससूर मठ, ये 17वीं शताब्दी में जांस्कर के लावा देव गीतासु द्वारा बनाया गया था, तो ये सही है। तवांग मठ के बारे में ध्यान करिए, ये लाहौल स्पीति नहीं है, ये आ जाइए आप अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है और ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बिगेस्ट है। भारत में अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, तो ये तवांग मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टेफ्लॉन दहनशील पदार्थ है और दूसरा है कि इस पर सांद्र अम्लों एवं क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेफ्लॉन जो है, टेफ्लॉन का उपयोग क्या किया जाता है? बहुत सारे उपकरणों को, यंत्रों को बनाने में इसका उपयोग इसी कारण से किया जाता है क्योंकि इस पे ये सांद्र अम्लों और क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये दहनशील नहीं होता है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये इसके जो अणु होते हैं ये बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं, जो किसके अणु होते हैं? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन के अणु होते हैं। टेट्रा फ्लोरोएथिलीन के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं? बहुलीकृत होते हैं, और बहुलीकृत होकर क्योंकि टेफ्लॉन का निर्माण होता है, ये अदहनशील होता है, दहनशील नहीं होता है, अदहनशील, और इस पर अम्ल और क्षार का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए ये बहुत उपयोगी प्लास्टिक होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार का 2020 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? और ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है आशा भोसले का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, आशा भोसले को प्राप्त हुआ, इसलिए इस पुरस्कार को पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और प्रसिद्ध गायिका है आशा भोसले, और ये महाराष्ट्र सरकार का ये जो है सर्वोच्च सम्मान है, इससे बड़ा सम्मान वहां पे कोई नहीं। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये सर्वोच्च सम्मान है महाराष्ट्र का। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय मगरमच्छ प्रबंधन एवं प्रजनन प्रशिक्षण संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमारी टेस्ट सीरीज में मिलते हैं, ये टेस्ट सीरीज से छांटे गए दिए गए प्रश्न हैं, वहीं से लेके हमने इसको बनाया है कि आप उससे आइडिया ले सकें। लेकिन इसमें केवल 50 प्रश्न हैं। आपकी टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और सबका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो आप रिवीजन भी आसानी से इसको करके जा पाएंगे और बढ़िया आप इसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पक्षी अभ्यारण्य और स्थान, घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान, बिल्कुल सही है। रंगन थिटू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक, ये भी सही है। और वेदा धंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु, ये भी सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी वर्ड सेंचुरीज बिल्कुल सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? स्मॉग वायु प्रदूषण का कारण बनता है, अम्ल वर्षा कारण बनता है, अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। यूट्रोफिकेशन और एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस तो रिलेटेड है, लेकिन यूट्रोफिकेशन का संबंध जल प्रदूषण से है। जल प्रदूषण से ये कैसे संबंधित है? सुपोषण इसको हिंदी में कहते हैं, यूट्रोफिकेशन को। कभी कभी इधर यूट्रोफिकेशन इधर सुपोषण भी लिखा रहता है। पर्यावरण के संदर्भ में जैसे पोषक तत्व अगर आप बढ़ जाए, मान लीजिए कि आप कोई तालाब लें और इस तालाब में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाए, तो इसमें जो एल्गी होंगे वो बढ़ जाएंगे, शैवाल बढ़ जाएंगे, और एल्गी बढ़ने से वहां की जो जल की बायोमास की स्थिति है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ये एल्गी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इनके एब्जॉर्ब करने से वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो अन्य जो जलीय जीव होंगे जो उस पारिस्थितिक तंत्र में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उस पारिस्थितिक तंत्र में जीवन यापन करने वाले अन्य जीव परेशान हो जाएंगे, सांस ही नहीं ले पाएंगे और उनको मरना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जल से संबंधित है, आपसे ये पूछा जाता है, यूट्रोफिकेशन भी सीधे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 1883 में की गई थी। और दूसरा है ये केवल पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। पहला तो सही है, जहां पे भी केवल आ जाए, जहां पे भी अंग्रेजी में ओनली शब्द आ जाए, वहां पे आप सतर्क हो जाइए। आप देखिए क्या ऐसा कुछ है? 15 सितंबर 1883 में इसकी स्थापना हुई,
लेकिन ये जीव जंतु प्रकृति सबके संरक्षण के लिए काम करता है, केवल पक्षियों के लिए नहीं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में है, कई बार इसको पूछ लिया जाता है कि ये BNHS इसको बोलते हैं, तो BNHS कहां पर है, तो ये मुंबई में है। अगला जो प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये अधिनियम 1974 में लागू हुआ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 1974 में यह अधिनियम लागू किया गया, और उसके बाद में अगर आपसे पूछ दिया जाए इसमें संशोधन कब हुआ, तो 1988 में इसमें एक बार संशोधन भी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है, रूस, भूटान, मंगोलिया, पाकिस्तान। तो रूस की सीमा भूटान की, मंगोलिया की मिलती है, लेकिन पाकिस्तान की सीमा चीन से नहीं मिलती है। ठीक है, अगर चीन से सीमा की बात करें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे तान भी मिलते हैं। तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के ये सारे तान भी मिलते हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया, ये सब मिलते हैं। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की सीमा इससे नहीं मिलती है। और ये क्यों नहीं मिलती है, इसका जब आप मैप देखेंगे, एक बार मैप देखिएगा, तो चीन की सीमा पाकिस्तान से मिली हुई आपको नजर नहीं आएगी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये देखिए चाइना का एरिया और ये पाकिस्तान, यहाँ सीमा नहीं मिल रही है। ऐसे मैप देख लिया कीजिए। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर देने का प्रयास करिए। सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण के मध्य बने संतुलन को क्या कहते हैं, तो सूर्य ताप और पार्थिव विकिरण के मध्य जो संतुलन बनता है उसी को हम उष्मा बजट या हीट बजट के नाम से जानते हैं। हीट बजट का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जितनी उष्मा आती है सूर्य के द्वारा, उसका फिर निष्कासन भी कर दिया जाता है। सूर्य तप और पार्थिव विकिरण, सूर्य तप का मतलब जो सूर्य से रोशनी आ रही है, और पार्थिव विकिरण का मतलब यह है कि जो इससे निष्कासित होकर फिर वायुमंडल के द्वारा जा रही है। तो पृथ्वी सूर्य द्वारा जितनी उष्मा प्राप्त करती है उतनी ही पार्थिव विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में संचयित कर देती है। ना ही संचय करती है और ना ही ह्रास करती है। तापमान एक स्थिर बना रहता है, इसी को उष्मा बजट कहा जाता है। बजट मेंटेन रहता है। अगर इसी में डिस्टर्बेंस होता है तो गर्मी सर्दी सब बढ़ने लगती है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का लंबाई में सही अवरोही क्रम, सबसे लंबा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछी जाए तो क्या बताएंगे, तो आप बेशक बताएंगे कि एंडीज है। तो एंडीज को नंबर 1 पे कर दीजिए। अब ये वाला कि ये वाला, अब राकी और हिमालय में से कौन लंबा है, तो एंडीज के बाद राकी आता है और फिर हिमालय आता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंडीज लगभग 7,000 किलोमीटर, राकी 4800 किलोमीटर और हिमालय 2400 किलोमीटर लंबी ये श्रृंखला है। अरुण ग्रह का नामकरण किस ग्रीक देवता के नाम पर किया गया है, तो अरुण ग्रह का नामकरण यूरेनस ग्रीक देवता के नाम पर किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरुण ग्रह का नाम यूरेनस, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, यूरेनस। यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो, ये ग्रह थे ना, तो प्लेटो अब नहीं रह गया। तो अरुण ग्रह ग्रीक देवता है यूरेनस, उनके नाम पर सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, अगर बड़े के क्रम में आप देखें तो अरुण जो है, यूरेनस जो है, ये थर्ड बिगेस्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, कालीबंतन जिस द्वीप का अंग है वह है होन्सु, बोर्नियो, क्यूबा, मेडागास्कर, किसका, तो कालीमंतन, ये आपको बताना है। कालीमंतन तो ये बोर्नियो का, किसका, बोर्नियो का ये अंग है। बोर्नियो द्वीप पड़ता है इंडोनेशिया क्षेत्र में, तो इंडोनेशिया का कालीमंतन क्षेत्र वही बोर्नियो द्वीप में पड़ता है। बोर्नियो द्वीप में पड़ता है। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अगर जैसे बोर्नियो के बारे में आपको जानना है तो आप मैप खोलिए और मैप पे इसको देखिए, बोर्नियो आइलैंड के बारे में थोड़ा सा सर्च करिए। तो बोर्नियो आइलैंड हो या कोई भी चीज हो, जब आप उसको देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप मलेशिया के साउथ में जाएंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा। और बोर्नियो पे ही फिर कालीमंतन जो है वो ईस्ट कालीमंतन और वेस्ट कालीमंतन इसमें बटा हुआ आपको मिल जाएगा, है ना। ईस्ट कालीमंतन और वेस्ट कालीमंतन में ये बटा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने नॉलेज को अपग्रेड किया कीजिए। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो इस सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो क्या है, 10वां स्थान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए है इसमें। अगला जो प्रश्न है, लुडविग गुटमैन कौन थे, तो लुडविग गुटमैन जो थे ये पैरालंपिक गेम्स के संस्थापक थे। पैरालंपिक जो गेम है, पैरालंपिक गेम्स के संस्थापक थे। और अभी लुडविग गुटमैन को सम्मान दिया था गूगल ने डूडल बना के, ठीक है। और ये
प्रसिया में इनका जन्म हुआ था, जर्मन साम्राज्य में उस समय प्रशिया था, प्रसिया में इनका जन्म हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक, हो सकता है उस समय पेपर सेटर ने पेपर सेट किया हो तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये माना पटेल थी पहली महिला तैराक। पहली महिला तैराक जो थी वो कौन थी, स्विमर जो कौन थी, ये माना पटेल थी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला का नाम क्या है, उत्तर दीजिए और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ये देखिए ये चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रोत्साहित करती हैं, पढ़ने का बहाना आपको देती हैं। आप सोचते हैं कि मेरा अच्छा हुआ बुरा हुआ तो आपको पढ़ने का बहाना मिल जाता है। तो ये है सीरीज बांदला, सिरसा बांदला आप इनको कहिए, सीरीज नहीं सिरसा बांदला, और भारत में जन्मी दूसरी महिला है जो कि अंतरिक्ष यात्रा करने गई। और वैसे पहली कौन थी, इसको आप जानते हो तो जरूर बताएं। वैसे पहली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कल्पना चावला थी। कौन थी, कल्पना चावला थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में 14वें दलाई लामा कौन है, 14वें दलाई लामा। अब 14वें दलाई लामा चर्चा में इसलिए आए थे, अभी इनका 86वां जन्मदिन मनाया गया था। इनका नाम है तेंजिंग ग्यात्सो। तेंजिंग ग्यात्सो का 86वां जन्मदिन मनाया गया था। दलाई लामा का जन्मदिन जो मनाया जाता है वो तिब्बती समुदाय का सबसे भव्य समारोह होता है, इसी कारण से ये चर्चा में आए थे। अग्नाशय के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यह अग्नाशयी रस का निर्माण करता है, यह इंसुलिन का श्रवण करता है, यह ग्लूकोन हार्मोन का श्रवण करता है, यह मूत्र को छानता है। मूत्र को छानने का काम किसका है, मूत्र को छानने का काम किसका है, ये तो किडनी करता है, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशयी रस का निर्माण करेगा, इंसुलिन का भी श्रवण यहीं से होता है। पूछा जाए इंसुलिन का श्रवण कहां से, तो इंसुलिन सुमेलित कर दीजिए अग्नाशय से। ग्लूकोन हार्मोन्स का श्रवण कहां से, तो ये भी अग्नाशय से। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, सबसे पुराना आपसे पूछ लिया जाए, जिससे पहले कुछ था ही नहीं, आपको वो लगेगा जीव है ये, नील हरित शैवाल जो ग्रीन एल्गी है, ये प्रथम ऐसे जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से अपना भोजन बनाया था, और इस कारण से इनको पहला सबसे पुराना जीव माना जाता है। सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों में होता है, क्या ग्लूकोज फ्रैक्टोज या दोनों, तो जो ग्लूकोज प्लस माइनस ग्लूकोज आप ये ए ऑप्शन में जो दिया है, ये सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों में पाया जाता है। सेल्यूलोज पृथ्वी पर देखा जाए सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो ये सेल्यूलोज हो जाएगा, है ना। और ये जैव बहुलक या बायोपॉलीमर पॉलीसेक्राइड जो भी आप इसको कहिए, ये सेल्यूलोज है, और इसका 10 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं का इसका एक अणु बना होता है। और स्टार्च की बात करें तो ये संचयात्मक पॉलीसेक्राइड होता है पादपों का, और ग्लूकोज इकाइयों से बने दो प्रकार के होमोपॉलीसेक्राइड अणु भी इसमें पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस प्रमुख पोषक तत्व की कमी से थकावट महसूस होती है, क्या नहीं होगा तो थकावट महसूस होगी, तो इसको कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट अगर शरीर में कम है तो आपको थकान महसूस होने लगेगी, और कार्बोहाइड्रेट शर्करा अणुओं से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, शर्करा अणुओं से बने होते हैं, जिसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसमें आपको कार्बन भी मिलेगा, इसमें हाइड्रोजन भी मिलेगा, इसमें ऑक्सीजन भी मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा कार्बोहाइड्रेट में। अगला जो प्रश्न है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, तो ये 1891 में पारित हुआ था। इसमें किसने प्रयास किया था ये पूछा जा सकता है, तो ये थे एस एस बंगाली, एस एस बंगाली के प्रयासों से ये पारित किया गया था, और इसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की विवाह पर रोक लगा दिया गया था। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था, तो पिछड़े वर्गों का उत्थान जो कार्यक्रम था ये सत्य शोधक समाज का कार्यक्रम था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सत्य शोधक समाज का ये कार्यक्रम था। और ये जो कार्यक्रम है ये 1875 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना, ज्योतिबा राव फूले का नाम याद रखना, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ब्राह्मण विरोधी संस्था के रूप में भी सत्यशोधक समाज को जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी फूले ने विरोध कर दिया था, कृषकों की समस्याओं को जब वो हल करने में असमर्थ रही थी। और ज्योतिबा फूले जो है ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खुलवाया था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, कौन बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये जो है वो है अब्दुल लतीफ। किसको जाना जाता है, अब्दुल लतीफ को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब्दुल लतीफ को मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने विधि सम्मत शासन की आधुनिक धारणा को भारत में प्रारंभ किया, कहां पर? भारत में। और दूसरा है कि कानून में सुधार भारतीयों द्वारा किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट पे विचार कीजिए, तो पहला तो सही है, लेकिन जो दूसरा है ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन ये जो सुधार किए गए थे तो ये इसके द्वारा, भारतीयों के द्वारा नहीं किए गए। तो आर अगर गलत है, इस प्रश्न को करना बड़ा आसान होता है। अगर इनमें दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है तब तो सी डी में से हो जाएगा। अगर दोनों सही है और लगभग, तब ए ही होता है इसमें। कभी कभी ये होता है कि दोनों सही तो होते हैं लेकिन बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड कुछ नहीं होते हैं, तो बी होता है। ए आप पढ़िए और बी को पढ़िए और फिर लगाइए क्योंकि, इसके बीच में कारण है ये ना, तो क्योंकि अगर आप लगाएंगे बीच में, तो कानून में सुधार भारतीयों द्वारा किया गया क्योंकि, तो ऐसा अगर सेट हो जाएगा कि जैसे आप पढ़ने जाते हैं क्योंकि आपको शिक्षा मिल जाए, ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं, तो क्योंकि लगाइए, अगर दोनों की बातें सेट हो रही हैं तो ए होता है। अगला जो प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में जो चौधरी होता था वो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी हुआ करता था। बहुत सारे लोगों के टाइटल चौधरी होती है, ठीक है। तो गांव स्तर पे ये भू राजस्व के अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। अकबर के शासनकाल में कौन ध्रुपद गायकों में शामिल थे? तानसेन, सूरदास, हरिदास और विलास खां। तो इनमें तानसेन थे, हरिदास थे, सूरदास थे, विलास खां इसमें शामिल नहीं थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तानसेन का नाम तो आपको याद ही होगा, हरिदास, सूरदास भी इसको जोड़ लीजिए इसी में। और ध्रुपद गायन शैली भी कभी कभी पूछी जाती है, किसके समय इसका प्रचार प्रसार हुआ? तो ये ध्यान रखना, अकबर के समय इसका प्रचार प्रसार हुआ। और संगीत के क्षेत्र में अकबर के समय तानसेन का नाम तो था ही। नवरत्न जो घोषित किया था इन्होंने, तो संगीतज्ञ तानसेन उनमें से एक थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आजकल सन के पीछे आयोग पड़ा रहता है। बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को इसमें पराजित किया था और ये 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? रचनाएं दी हैं और लेखक, तुगलकनामा अमीर खुसरो, खजाहुन फुतू अमीर खुसरो, तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज और तारीख फिरोज शाही। इसमें दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक। तो तारीख फिरोज शाही जो रचना है ये जियाउद्दीन बर्नी की थी। ये किसकी रचना है? ये बर्नी की रचना है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजभाषा आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? राजभाषा आयोग की चर्चा, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आप उठाइए 344 और उसको पढ़िए, तो उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों के संदर्भ में सलाह देने के लिए एक आयोग और एक समिति की नियुक्ति की जाएगी। इसका उपबंध इसमें किया गया है ना। पहले था कि 5 वर्ष की समाप्ति जब होगी राजभाषा आयोग का गठन संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर, उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर करने की व्यवस्था थी। लेकिन 55 में फिर जब राजभाषा आयोग सबसे पहले नियुक्त किया गया, उसके बाद में 63 में राजभाषा अधिनियम लाया गया था। तो ये दो डेट इंपॉर्टेंट है। 1955 में संविधान लागू होने के बाद में ये नियुक्त किया गया पहला, और 1963 में इसके लिए एक्ट बनाया गया था। बासवान समिति ने सुझाव दिया था क्या? सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने के संबंधित बासवान समिति ये 2016 में गठित की गई थी और इस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव का सुझाव दिया था। प्रारूप और आयु सीमा को लेकर ये समिति बनाई गई थी। अभी सब पेंडिंग ही पड़ा है मामला। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया था चाय के तथा चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन, चाय और चीनी का व्यापार नहीं, चाय और चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 33 में कर दिया गया था। 1813 वाले में इसको बनाए रखा गया था, जो 33 का आया तो उसमें ये कर दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये भी कहा गया। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। पश्चिम से पूर्व में इसको सेट करना है, तो रखिए सबसे पश्चिम में कौन सा है? सबसे पश्चिम में आपका इसमें सिपकिला हो जाएगा 1 नंबर का। फिर आप आइए लिपुलेख पे 4 नंबर। लिपुलेख के बाद में आप आ जाइए नाथुला 2 नंबर और सबसे इधर आ जाइए बॉम्डिला 3 नंबर, ठीक है ना।
सिपकिला आपका ये पड़ता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। आप जो 4 नंबर पे आपका लिखा है नाथुला लिपुलेख, तो लिपुलेख आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। और यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे नाथुला, नाथुला आपका सिक्किम में हो जाएगा। और 3 नंबर पे आपका क्या है, 3 नंबर पे है बामडीला, तो बामडीला ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो सबसे पूर्व में यही हो जाएगा। तो 1 4 2 3 ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। तो वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? इसमें जो इंद्रावती है ये गोदावरी की सहायक है, और साथ में जो प्राणहिता है ये गोदावरी की सहायक है। वंशधारा और ये इसकी सहायक नहीं है। वंशधारा और पेन्नार नदियां गोदावरी की सहायक नहीं है। ये किसकी सहायक है, सोच के बताइए। तो सहायक पूछ रहा है कि किस कौन सी है, तो 2 और 3 हो जाएंगी। इसके अलावा बाणगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजिरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दुधना, ये सब इसकी सहायक है। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? किस चीज का उपयोग आप करेंगे? तो ये जिप्सम का उपयोग करिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लवणता और क्षारीयता अगर मिट्टी में है तो जिप्सम का प्रयोग करने से ये सही हो जाएगी, है ना। और मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उसके खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का, और जिप्सम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। अगर आपसे कहा जाए कैल्शियम सल्फेट से दूर हो जाएगी तो आप कहिए ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम को ही कहते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट दर्रा है, ये नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच स्थित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है, केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। केरल को किससे जोड़ता है? तमिलनाडु और कर्नाटक से। तो तमिलनाडु और कर्नाटक से ये जोड़ने का काम करता है। केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच ये दर्रा यातायात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार शुरुआत कब हुई थी? मतलब कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1862 में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत हिंदुस्तान जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान उसको आप कहिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार और बंगाल बैंक, इसने शुरू किया था सबसे पहले 1862 में। पेपर करेंसी एक्ट आया था ना, अगर एक्ट पूछा जाए तो ये 1861 में आया था। पेपर करेंसी एक्ट ये 1861 में आया था, और उसके बाद में ये 62 में जो है ये मुद्रा, यहाँ पे कागजी मुद्रा जारी की गई थी। राष्ट्रीय आय लेखांकन किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से आर्थिक गतिविधियों के मापन के लिए होता है, और प्रोफेसर पीगू को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक माना जाता है। दूसरा गलत है, पहला सही है। पीगू को नहीं, साइमन कुनेट्स, साइमन कुजनेट्स, इनको क्या माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन, ठीक है, का जनक। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, और दूसरा है कि सेबी का मुख्य कार्य स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना है। तो ये दोनों बातें सही है, मुंबई में इसका मुख्यालय है और सेबी का यही काम होता है, स्टॉक एक्सचेंज किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार का जो व्यवसाय है उसका नियमन करना। अब आपसे कभी कभी एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि सेबी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, सेबी कब बनी थी, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो सेबी के बारे में ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किसको किसको पता है? इसको बनाया गया था 30 जनवरी 1992 को, 29-30 साल हो गए इसको। रेगुलेटरी बॉडी है, और अगर पूछ लिया जाए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और अभी अगर एग्जीक्यूटिव पूछ लिया जाए, इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, तो ये अजय त्यागी है। अगर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कभी पूछा जाए, बहुत कम उम्मीद है, लेकिन जनवरी 30 जनवरी आप ध्यान रखिएगा 1992 को ये सेबी को फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो सेबी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सेबी का, आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अजय त्यागी, वही चीज जो मैंने आपसे बताया था कि अजय त्यागी इसके क्या है, एजेंसी एग्जीक्यूटिव, तो चेयरमैन इन्हीं को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, काली मुद्रा क्या है, ब्लैक मनी किसे कहते हैं? तो ब्लैक मनी सीधा इसका एक मतलब है जिस आय पर
आयकर नहीं दिया जाता है उसको काली मुद्रा, ब्लैक मनी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? श्रम, भूमि और मांग, किस पर ये केंद्रित है? तो आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, इसका जो पैकेज है, ये श्रम और भूमि इन दोनों को कवर करता है। इनमें से श्रम को करता है, भूमि को करता है, इसके अलावा यानी कि लेबर हो गया, लैंड हो गया, इसके अलावा तरलता और कानून, लिक्विडिटी एंड लॉस पे केंद्रित है। ठीक है, मांग इसमें नहीं है, डिमांड नहीं है, तो पहला और दूसरा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लिक्विडिटी एंड लॉस आपको याद रखना है, लिक्विडिटी एंड लॉस आपको याद रखना है, जो कानून है, तरलता और कानून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा अनुमानित है कितना? तो ये जो राजकोषीय घाटा है ये 90,729.8 करोड़ रुपए ये अनुमानित है। ठीक है, 2021-22 के लिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही और प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे प्रश्नों की और भी अच्छे प्रश्नों की, तो आप इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 से 20 अक्टूबर के बीच में आपको टेस्ट रोज 8 बजे सुबह मिलते रहेंगे, और आप मेहनत करेंगे, अगर अच्छे से इसको कर लिए तो आपका स्कोर जो है वो निश्चित इंक्रीज होगा। रैंक एनालिसिस भी इसमें आपको मिलेगी, पूरा आपको जो हम करंट अफेयर इधर करवाएंगे उसके भी पीडीएफ आपको दे देंगे अलग से, जो भी सूचकांक, वन स्थिति रिपोर्ट, ये सब डिस्कस किया जाएगा, उस पर भी प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। जो भी हम डिस्कस यूट्यूब पे करेंगे करंट अफेयर, उसका पीडीएफ यहाँ पर आपको दे देंगे। थैंक यू सो मच।